हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग, सह आचार्य लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग, बीवीडी राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर, आज आपके समक्ष बीकॉम पाठ तृतीय के विषय एडवांस्ड अकाउंटेंसी के एक अध्याय समापन के लेखे के अंतर्गत धनदाता विषय पर चर्चा करूंगा। तो हम बात करेंगे आज अंशदाता की। जब एक कंपनी का समापन होता है तो समापन के समय अस्थायी विस्तारक की नियुक्ति की जाती है, ऑफिशियल लिक्विडेटर की नियुक्ति की जाती है और ऑफिशियल लिक्विडेटर को देने के लिए कंपनी के अधिकारियों के द्वारा, संचालकों या अन्य अधिकारियों के द्वारा एक विवरण पत्र तैयार किया जाता है और वह विवरण पत्र कहलाता था स्थिति विवरण, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। उस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंतर्गत कंपनी के अधिकारी उस निस्तारक को ये बताते हैं कि भाई कंपनी के पास कौन कौन सी संपत्तियां हैं और कंपनी के कौन कौन से दायित्व हैं और इन संपत्तियों दायित्वों का, संपत्तियों के अनुमानित वसूली मूल्य के आधार पर दायित्वों का जो भुगतान करेंगे, तो संपत्तियों में से दायित्वों का भुगतान करने के पश्चात एट लास्ट कंपनी का समापन घाटे की स्थिति में है यानी डेफिशिएंसी है या कंपनी को जो है आधिक्य बचत की स्थिति में समापन हो रहा है। एक इसकी सारी चर्चा न्यूमेरिकल एक्सरसाइज से आप लोगों के साथ हम कर चुके। दूसरा स्टेटमेंट हमने आपको बताया था कि जो निस्तारक है अब वो कंपनी का सर्वोच्च अधिकारी है और कंपनी का सर्वोच्च अधिकारी होने के नाते वह संपत्तियों को, कंपनी की संपत्तियों को बेचता है, कंपनी के दायित्वों का भुगतान करता है, अर्थात पैसे का प्राप्ति करना, पैसे का भुगतान करना, तो वह भी अपने उस हिसाब किताब का विवरण प्रस्तुत करता है, जिसके लिए हमने आपको बताया था निस्तारक के अंतिम हिसाब का विवरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आप लोगों को समझ में आ गया, कोई डाउट उसमें दिक्कत नहीं है। उसको निस्तारक जो है जो उसका नियुक्ति करता है, कई बार एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि भाई निस्तारक अपने हिसाब का विवरण किसको प्रस्तुत करता है। तो यदि निस्तारक की नियुक्ति ट्रिब्यूनल के द्वारा की गई है तो ट्रिब्यूनल को प्रस्तुत करेगा। ऐच्छिक समापन की दशा में निस्तारक की नियुक्ति कंपनी के अंशधारियों या नकदधारियों के द्वारा की जा गई हो तो वह फिर उनको अपने हिसाब का विवरण प्रस्तुत करेगा। इसी क्रम में, इसी के साथ साथ एक और तत्व, एक और जो तथ्य आता है, एक और जो टॉपिक है वह आता है अंशदाता। उसको हम कहते हैं अंशदाता, कंट्रीब्यूटरी, अंशदाता। अब प्रश्न आता है कि भाई अंशदाता कौन होते हैं। तो अंशदाता से आशय यहां कंपनी के ऐसे अंशधारियों से होता है जो कंपनी के समापन के समय कंपनी की संपत्तियों के प्रति भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। अब प्रश्न आता है साहब कंपनी की संपत्तियों के प्रति भुगतान करने के लिए उत्तरदायी से मतलब क्या है। तो जैसा आप लोगों ने देखा कि भाई कंपनी के दायित्वों को चुकाने के लिए कंपनी के पास उपलब्ध संपत्तियों को बेचा जाता है। इफ इन केस यदि ऐसी स्थिति होती है कि उपलब्ध संपत्तियां कम पड़ती हैं और दायित्व अगर ज्यादा हैं तो जाहिर सी बात है उस दायित्व अगर ज्यादा है तो एक्सेस लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए यदि सारी संपत्तियों को यूज करने के बाद भी कुछ दायित्व बाकी बचते हो तो फिर कंपनी यह देखती है, निस्तारक यह देखता है कि क्या कंपनी के धनदाताओं से कोई वसूली की जा सकती है। तो अब प्रश्न आता है कि यहाँ ऐसे अंशधारी जिनके अंश आंशिक दत्त हों, क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई अंशों द्वारा सीमित कंपनी के अंशधारियों का दायित्व उनके द्वारा खरीदे गए अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित होता है। तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति ने 100 रुपए वाला अंश अगर खरीद रखा है, अगर 100 रुपए का भुगतान समापन प्रारंभ होने से पूर्व कर चुका है तो फिर वह व्यक्ति तो कुछ भी देने के लिए दायी है नहीं। लेकिन यदि कंपनी के ऐसे अंशधारी हैं, 100 रुपए का अंश खरीद रखा है और 80 रुपए प्रति अंश उसने भुगतान किया हुआ है और समापन के प्रारंभ होने के पूर्व तक,
तो यदि उस स्थिति में कंपनी की संपत्तियां उसके दायित्वों को चुकाने के लिए यदि कम पड़ती हैं, तो आंशिक दत्त अंशों के धारकों से कंपनी का जो समापक है वह आंशिक दत्त अंशों के धारकों से बकाया राशि मंगवा सकता है और उन बचे हुए दायित्वों को पेमेंट के प्रति काम में ले सकता है। इसलिए कंपनी के ऐसे अंशदाता जो आंशिक दत्त जिनके अंश होते हैं उनको हम अंशदाता कहते हैं। अब यहीं पर एक चीज आती है कि क्या केवल आंशिक दत्त अंशों के धारक ही अंशदाता कहलाएंगे? तो यहां पर थोड़ा सा आप लोग क्लैरिफाई रखें, थोड़ा सा अपने आप को ध्यान रखेंगे कि पूर्ण दत्त अंशों के धारक भी अंशदाता कहलाएंगे। तो अब यहां पर एक कंफ्यूजन होता है कि साहब अंशदाता का मतलब, तो अभी हमने ये कहा कि जो कंपनी के समापन के समय धन देने के लिए अपने अंश, अपने हिस्से का दायित्व पूरा करने के लिए उत्तरदायी हैं, तो वो अंशदाता कहलाते हैं। तो जिन्होंने पहले चुका दिया था तो उनको क्यों कहते हैं? कभी कभी ऐसी स्थिति होती है, कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि भाई एक कंपनी का समापन बजाय घाटे के बचत की स्थिति में होता है। घाटे और बचत की स्थिति को मैं इसे डिफाइन करने के हिसाब से मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि भाई घाटे की स्थिति तो वो कि जहां संपत्तियों से वसूल की गई राशि कम है और चुकाई जाने वाली दायित्वों की राशि ज्यादा है, तो वो घाटे की स्थिति है। लेकिन कुछ परिस्थिति में कभी कभी ऐसा होता है कि भाई संपत्तियों से वसूली मूल्य ज्यादा है, सारे दायित्वों का भुगतान करने के उपरांत यदि कंपनी के पास कोई शेष बचता है तो वो शेष निस्तारक किसको भुगतान करेगा? शेष अंशधारियों को ही भुगतान किया जाएगा। यानी समस्त दायित्वों का भुगतान करने के पश्चात जो शेष राशि बचती है उसका भुगतान उसको अंशधारियों में बांटा जाता है। तो लिहाजा उस केस में पूर्ण प्रदत्त अंशों के धारकों को भी वो पैसा मिलेगा, इसलिए उनको भी अंशदाता की अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो दोनों तरह की सिचुएशन है कि भाई आंशिक दत्त अंशों के धारक तो अंशदाता होते ही होते हैं, लेकिन पूर्ण दत्त अंशों के धारकों को भी अंशदाता के रूप में शामिल किया जाता है। ठीक है? yes, अब बात आती है कि अंशदाता दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं असूची के अंशदाता। अंशदाता को कितने प्रकार के? असूची के। दो प्रकार के होते हैं, एक असूची के और एक वसूची के अंशदाता। ठीक है? अब बात आती है असूची के अंशदाता कौन से होते हैं। कंपनी का समापन प्रारंभ होने की तिथि को कंपनी के सदस्य रजिस्टर में जिन व्यक्तियों का नाम बतौर अंशधारी दर्ज है, यानी जो कंपनी के विद्यमान सदस्य हैं, वह असूची के धनदाता कहलाएंगे। समझ में आ गई बात आप लोगों को? फिर वापस समझा दें, वापस समझ लीजिए। असूची के धनदाता वे अंशधारी होते हैं जिनका नाम कंपनी का समापन प्रारंभ होने की तिथि को कंपनी के सदस्य रजिस्टर में जिनका नाम बतौर अंशधारी सदस्य के रूप में दर्ज है, वे सभी अंशदाता, वे सभी सदस्य जो है अंशधारी जो है वो असूची के धनदाता कहलाते हैं। अंशदाता या अंशदाता असूची के अंशदाता कहलाते हैं। ठीक है? और वसूची के, तो इसी आधार पर कभी कभी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्होंने कंपनी के अंशों का विक्रय कंपनी का समापन प्रारंभ होने की तिथि के पिछले 1 वर्ष के भीतर, अगर 1 वर्ष से भी पहले अगर उन्होंने अपने अंशों को हस्तांतरण कर दिया है तो वह न तो असूची के धनदाता, जो बेच तो चुके ही, तो आके तो है ही नहीं वो, और वो बाके भी नहीं कहलाएंगे। तो वसूची के धनदाता कौन से धनदाता होंगे? तो वे धनदाता, वे अंशदाता जिन्होंने कंपनी का समापन प्रारंभ होने की तिथि के पिछले 1 वर्ष के भीतर, पिछले 1 वर्ष के दौरान अपने अंशों का हस्तांतरण किया है, तो वह अंशधारी वसूची के धनदाता कहलाएंगे। आसूची के धनदाता या अंशदाता कह लो, इसे अंशदाता एक सा हो जाएगा या अंशदाता ही कह लो इसको। वैसे इनको धनदाता भी कहते हैं। ठीक है? तो ये वसूची के अंशदाता, आसूची के अंशदाता, वसूची के। तो आसूची के अंशदाता कौन से हुए? जो विद्यमान अंशधारी हैं, जो समापन की तिथि को कंपनी के सदस्य हैं, वो असूची के अंशदाता। वसूची के अंशदाता कौन से? समापन प्रारंभ होने के विगत पिछले 1 वर्ष के।
फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी का समापन 31/3/2019 को यदि एक कंपनी का समापन होता है तो 31/3/19 से एक साल पुराना हुआ 31/3/2018। इस बीच में जिन्होंने अपने अंश ट्रांसफर किए 31/3/18 के बाद और 31/3/19 से पहले, इस बीच में जिन्होंने अपने अंश ट्रांसफर किए वह सूची के धनदाता कहलाएंगे। और 31/3/19 के दिन जो सदस्य रजिस्टर में मौजूद है जिनका नाम, वो आसूची के धनदाता कहलाएंगे। अब प्रश्न आता है, यदि समापन के समय निस्तारक के पास कोई कमी पड़ती है, पैसा कम होता है और ये अंश आंशिक दत्त अगर हैं, आंशिक दत्त हैं, तो आंशिक दत्त अंशों के केस में ही बकाया धनराशि को मांगा जा सकता है। तो पहला दायित्व, सबसे पहले निस्तारक जो है किससे उस राशि की मांग करेगा? अंशों पर बकाया मांग की राशि की मांग करेगा जो है आसूची के अंशदाताओं से। यदि आसूची के अंशदाता अपना दायित्व चुकाने में असफल रहते हैं, नहीं चुका पाते हैं, तो उस केस में ही सूची के धनदाताओं का दायित्व बनता है। ठीक है, तो इनका प्राथमिक दायित्व होता है, इनका इसके बाद द्वितीय दायित्व बनता है, सेकेंडरी इनका दायित्व, प्राइमरी इनका ही दायित्व। सूची के अंशदाताओं का दायित्व निर्धारित करते समय कुछ छोटे छोटे बिंदु हैं, वो हम लोगों को ध्यान में रखने चाहिए, आप लोग किताब में पढ़ सकते हो। जैसे नंबर 1, सूची के धनदाता अंशदाता का दायित्व उसी स्थिति में बनेगा जब सूची के अंशदाता अपने दायित्व का भुगतान करने में असमर्थ रहे हों। नंबर 1। नंबर 2, सूची के अंशदाता उसी स्थिति में ही पैसा भुगतान करने के लिए दायी है जबकि वो अंश आंशिक दत्त हो। यदि पूर्ण दत्त है तो ये देने के लिए दायी नहीं है। तीसरी चीज, सूची के अंशदाता ऐसे किसी भी दायित्व में हिस्सा बांटने के लिए सहमत नहीं है या हिस्सा नहीं बटाएंगे जो कंपनी ने उनकी सदस्यता त्यागने के बाद क्रिएट किया है। यानी उनकी सदस्यता त्यागने के बाद अगर कोई नया लोन लिया है और वो आउटस्टैंड कर रहा है, तो उस नए लोन में सदस्यता छोड़ने के बाद जो नया लोन लिया है उस सदस्यता त्यागने के बाद के दायित्व में कोई भी हिस्सा सूची के अंशदाता नहीं बांटेंगे। ठीक है। चौथी बात है, सूची के धनदाता जो पूरे जैसे पिछले 1 वर्ष के दौरान जिन व्यक्तियों ने भी अपनी सदस्यता त्यागी है वह सूची के धनदाता हैं, तो ऐसे सूची के धनदाता बकाया दायित्व को उनके द्वारा धारित अंशों के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से 4-5 चीजें हैं और इनको ध्यान में रखते हुए ही हम सूची के अंशदाताओं का या धनदाताओं के दायित्व का निर्धारण करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं। तो अभी अपन एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से, इस क्वेश्चन के माध्यम से अपन देख लेते हैं न्यूमेरिकल एक्सरसाइज, फिर उसकी बात आती है। देखिए, ये यहां पर 5 व्यक्तियों के नाम इन्होंने यहां लिखे हैं। ये शेयर होल्डर्स हैं, A, B, C, D और ये E। ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं, इनके नंबर ऑफ शेयर्स हैं, इनके नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1000, 1250, 500, 2000 और ये 250। ठीक है, 2200। ये है डेट ऑफ ट्रांसफर, यहां दे रखा है डेट ऑफ ट्रांसफर, मतलब इन्होंने अपने अंश किस तिथि को ट्रांसफर किए, तो ये है 1 मार्च 2015, 1/1/2015। अगले में 16/8/15, 16/8/15। फिर है 1/10/15, 1/10/15। फिर है 1/12/15, 1/12/15। और फिर है 1/4/16। फिर है 1 अप्रैल 2016। ये है क्रेडिटर्स अनपेड, ये है क्रेडिटर्स अनपेड। और ये अनपेड क्रेडिटर्स है पहले 6000, फिर ये 8000, फिर ये 10,700
50, फिर ये 13,000, देन ये 16,000, सॉरी ये 15,000 है, 15,000। ये कहते हैं कि बैड लक लिमिटेड ऐच्छिक समापन में चली गई और जिसकी कार्यवाही 2 जुलाई 2016 को, समापन की कार्यवाही कब से शुरू हुई? समापन प्रारंभ हुआ 2 जुलाई 2016 को समापन की कार्यवाही शुरू हुई। एक बात। दूसरी बात नीचे दिया है, ऑल द शेयर्स वर ऑफ ₹10 ईच, ₹5 पर शेयर हैज बीन पेड। शेयर्स जो हैं ₹10 वाले हैं, 10 ईच एंड ₹5 पेड। तो ये आंशिक दत्तंश हो गए, 10 का शेयर ₹5 प्रति अंश ही चुकाया है। बाकी के लास्ट में आपसे कहा है कि भाई आप जो है इस ब सूची के, आप बा सूची के धनदाताओं का दायित्व दिखाते हुए एक स्टेटमेंट तैयार कीजिए। तो एक स्टेटमेंट तैयार कीजिए जो बा सूची के धनदाताओं का दायित्व दिखाता हो। तो हमने यहां बनाते हैं अपन ये स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ वी लिस्ट द कंट्रीब्यूटरीज, वी लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज को, दायित्व को दिखाते हुए हम जो है यह स्टेटमेंट अपन बना रहे हैं। ठीक है? यस सर। ये ठीक है। तो यहां तो अपन ने इनका लिख दिया नाम उनका, है ना? है ना? नाम लिख दीजिए। इसके बाद ये यहां तो अपन ने लिख दिया नाम इनका, देखिए अब देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन आता है कि भाई कंपनी का समापन प्रारंभ हुआ है 2 जुलाई 2016 और हम बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज का दायित्व दिखाने के लिए स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं। तो कौन से व्यक्ति बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरी में आएंगे? जिन्होंने समापन की तिथि से पिछले एक वर्ष का मतलब 2 जुलाई 15, तो 2 जुलाई 15 के बाद, 2 जुलाई 15 के बाद, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसने 1/1/15 को अपने अंश ट्रांसफर कर दिए, 2 जुलाई 15 से भी पहले कर दिए, 12 महीने से ज्यादा हो गए। इसको अंशों को ट्रांसफर किए हुए समापन के डेट के बीच में 12 महीने से ज्यादा का अंतर हो गया, तो क्या ये धनदाता कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो और 2 जुलाई के बाद, तो 2 जुलाई 15 के बाद अगस्त 15 है, अक्टूबर 15 है, दिसंबर 15, अप्रैल 16, तो ये चारों जो है बा लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज कहलाएंगे। ठीक है? तो अपन ने यहाँ नाम लिख दिए चारों के, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। ठीक है? ये दायित्व के लिए आप यहाँ पर 2 कॉलम बनाएंगे। ठीक है? ये तो है डेट ऑफ ट्रांसफर, डेट ऑफ ट्रांसफर, क्रेडिटर्स outstanding on the date of transfer, यहां लिख देंगे इंक्रीमेंटल क्रेडिटर्स। ठीक है? यस सर। यहां लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, तो जैसा यहां दिया नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, बी के 1250, सी के 500, ये तो यहां में लिख दिए 1250, यहां इसके 500, इसका डी का 2000 और इस लास्ट वाले के 250 से। ठीक है? यस सर। ये अपन ने सूचना थी, उसको थोड़ा इस प्रारूप का अपन ने यहां लिख दिया है। ठीक है? अब ये डेट ऑफ ट्रांसफर, यहां लिखेंगे डेट ऑफ ट्रांसफर, तो बी सबसे पहले यहां लिख देंगे हम 16/8/2015, इसके बाद 1/10/2015, इसके बाद 1/12/2015, देन
1 अप्रैल 2016। ठीक है। क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग, ये इस डेट के आधार पर ये जो क्रेडिटर्स है इसको यहां लिखेंगे 8,000 रुपए, 10,750, 13,000 और ये 15,000। ठीक है। ये अब सबसे पहली बात आती है, सबसे पहली चीज आती है कि भाई वे व्यक्ति जो बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरी हैं और यहां देने के लिए दायी है, धनराशि देने के लिए उत्तरदायी हैं, वो 4 व्यक्ति इस सूची, इस प्रश्न में दी गई सूचना के आधार पर केवल कितने लोग आए? 4, बी, सी, डी और ई। अब बी, सी, डी और ई ये 4 व्यक्ति आए, तो इन चारों में 16 अगस्त को इसने 16 अगस्त को अंश ट्रांसफर किए बी ने, तो 16 और इसने अक्टूबर को किए, इसने दिसंबर को, इसने अप्रैल में किए। तो 16 अगस्त के दिन तो ये चारों व्यक्ति अंशधारी थे कि नहीं थे? थे, चारों व्यक्ति अंशधारी थे। तो लिहाजा इस 16 अगस्त का ये जो आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स है 8,000 रुपए, इस 8,000 रुपए को मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि भाई बकाया दायित्व को बार सूची के धनदाता किस अनुपात में बांटेंगे? उनके द्वारा धारित अंशों के अनुपात में बांटेंगे। तो धारित अंशों का अनुपात ये है, तो 250 से कट जाएगा, 25 पंजे 125, 25 दूना 50, 25 अट्ठे 200 और 25 एकम 25। कहने का मतलब ये जो 8,000 रुपए हैं ये 5, 2, 1 के अनुपात में बढ़ जाए, 5, 2, 8 और 1 के अनुपात में बढ़ जाएंगे। तो 8 2 15 16, 16 पंजे 80, 55 25 और है ना, 55 25, 5 दूना 10 और 5 40। ये आ जाएगा 2,500, 5 दूना 10, 1,000, 5 अट्ठे 40, 4,000 और 5 एकम 5, 500 रुपए, है ना। तो ये टोटल करके देख ले, 1.5 और 2.5, 4 और 4 8,000 रुपए बच गए। अब 16 अगस्त को इस बी ने अपने शेयर ट्रांसफर कर दिए, बी ने अपने शेयर ट्रांसफर कर दिए 16 अगस्त को। तो 16 अगस्त के बाद और 1 अक्टूबर तक दायित्व कितने बढ़ गए? ये 10,750 हो गए। तो यह इंक्रीमेंटल, ये तो 8,000 का 8,000 रहेगा, अब बढ़कर कितना हो गया? ये आपका 2,750, 2,750 रुपए बढ़ गए आपके ये। अब 16 को जब बी ने शेयर ट्रांसफर कर दिए तो बाद बाकी के बढ़े हुए दायित्व को क्या बी बांटेगा? नहीं बांटेगा। तो बी का दायित्व तो खत्म हो गया, उसके बाद के उसके अंश हस्तांतरण के बाद की राशि को वह नहीं बढ़ाएगा। अब प्रश्न आता है लेकिन ये दायित्व बढ़ गया, 1 अक्टूबर को सी ने अंश ट्रांसफर किए थे, उस दिन बढ़ा हुआ दायित्व था 2750। तो उस दिन कितने लोग अंशधारी थे? सी, डी और ई। तो इस 2750 रुपए को, ये 2750 को सी और डी और ई, सी, डी और ई का रेशो क्या रह गया? ये 2:8:1। 11 दूना 22 और 11 दूना 22 और 11 पंजे 55, 250 आया है। इसका इसे भाग में 250, इसको बांटेंगे तो 500, 25 अट्ठे 200, 2,000 और ये 250 रुपया आ गया। देख लें आप ये, तो 2,750 को अपन ने इस तरीके से बांट दिया। ठीक है। 1 अक्टूबर को अंश ट्रांसफर कर दिए सी ने, तो इसके बाद जो दायित्व बढ़ रहे हैं उसको ये सी नहीं बांटेगा, लेकिन 10,750 के बाद ये दायित्व बढ़कर के हो गए 13,000। कितने रुपए बढ़ गए? 2,250, 2,250 रुपए बढ़ गए। अब अगले वाले 2,250 रुपए को केवल कौन बांटेगा? सी और वो डी और ई, और उसका अनुपात है 8:1। 8 और 1 9, 9 दूना 18, 9 पंजे 45, 250, तो 25 अट्ठे 200, ये आएगा 2,000 और 25 से कम 25 दिया जाएगा आपका 250। ठीक है, ये इसके हिस्से में आ गया। देन
इस 1 दिसंबर 15 को डी ने अपने अंश ट्रांसफर कर दिए, तो बाद के दायित्व को डी नहीं बांटेगा, डी नहीं बांटेगा। अब 1 दिसंबर 15 के बाद और 1 अप्रैल को दायित्व कितना बढ़ गया? 2000। ना ये बांटेगा, ना ये बांटेगा, ना ये बांटेगा, तो पूरा 2000 एक तरह से अगर हिस्से में आएगा तो किसके हिस्से में आएगा? ई के हिस्से में आएगा। तो इस तरीके से जो नियम मैंने आपको बताया कि वह सूची के धनदाता ऐसे किसी भी दायित्व में हिस्सा बांटने नहीं बांटेंगे जो उनकी सदस्यता त्यागने के बाद कंपनी ने क्रिएट किया है, उसको इस तरीके से अपन अप्लाई करेंगे। ठीक है। इसके बाद अपन यहां पर देखते हैं कि भाई इनका यहां हम ये निकाल रहे हैं, यहां पर ये क्या है? टोटल लाइबिलिटी एज पर क्रेडिटर्स ए। ये हम तो इस क्रेडिटर्स के आधार पर, ये बकाया दायित्वों के आधार पर इनका दायित्व निकाले तो इसके हिस्से में कितना बनता है? 2500। इसके हिस्से में आता है 1500। इसके हिस्से में 4 और 2 6 और 2 8000, और इसके हिस्से में 2000 और एक ये 3000। ठीक है। यानी बकाया दायित्वों को उनके द्वारा धारित अंशों के अनुपात में और उनकी सदस्यता छोड़ने के बाद जो दायित्व क्रिएट है उसको ध्यान में रखते हुए बंटवारा करके लाएं तो ये इनके हिस्से में दायित्व आता है। लेकिन फिर दूसरी बात कि कोई भी अंशधारी, कोई भी अंशदाता अपने द्वारा धारित अंशों पर जो बकाया मांग है, जैसा इस क्वेश्चन में कहा कि शेयर 10 रुपए का है और एक अंश पर कितने रुपए पेड है? 5। तो यहां लिख देंगे अनपेड लाइबिलिटी ऑन शेयर्स एट द ₹5 ईच। यानी 10 में से 5 चुका दिए तो बाकी के बचे हुए 5 हैं, और ये इसको हमने बी का नाम दे दिया। ठीक है। तो 5 रुपए के प्रति अंश के हिसाब से ईच, ईच 5 के हिसाब से इसके 1250 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से 125 पंजे 625, 6250, 5 25, 2500, 5 दूना 10, 10,000, और 25 पंजे 125, 1250। हम इनके द्वारा धारित अंशों के आधार पर अगर अपन देखें तो अनपेड लाइबिलिटीज ऑन शेयर्स ये बनती है। लेकिन एक अंशधारी कितने रुपए देने के लिए दायी है? कि या तो आनुपातिक दायित्व में हिस्सा या अंशों पर बकाया मांग की राशि जो दोनों में से कम हो, यह लिखते हैं एक्चुअल लाइबिलिटी। लेसर ऑफ ए एंड बी। ये ए है, ये बी है, दोनों में से जो कम कितना देगा? 2500। दोनों में से कम 1500, दोनों में से कम 8000, और दोनों में से कम 1250। और इस तरीके से जो है ये इनकी एक्चुअल लायबिलिटी आएगी 2500, 1500, 8000 और 1250। तो टोटल अमाउंट पेड बाई कंट्रीब्यूटरीज ये होगा। ठीक है। आप में से कोई भी दिक्कत